नमस्कार दोस्तों सीज फायर को 4-5 घंटा हो चुका है और पाकिस्तान फिर से जंग में शुरू हो गई। कश्मीर में कई जगह पर ड्रोन का वीडियो आया है, दिखाई दिया है। ये वीडियो एक बार देखो दोस्तों, अभी की जानकारी। टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो है और खबर है कि रात के तकरीबन 9 बजे श्रीनगर में ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। ये तस्वीर जो है हमारे पीछे चल रही है, ये श्रीनगर के लाल चौक से रिकॉर्ड की गई है, जब पूरी रोशनी जल रही थी। दिन में पूरा रात हो रही थी लेकिन उजाला था और ड्रोन ऊपर आसमान में देखे गए। इसके अलावा जैसे ही ये वीडियो आई, देश के तमाम हिस्सों से फिर वैसी ही खबरें आने लग गई जैसे कल तक आ रही थी। सीज फायर के बाद सीज फायर 4 घंटे तक रहा। 4 घंटे के बाद पाकिस्तान ने फिर अपनी तरफ से अपनी हरकतें जारी कर दी और श्रीनगर हो, जम्मू हो या फिर पठानकोट हो या फिर पंजाब के इलाके, राजस्थान के बॉर्डर इलाके, या फिर जो सूचना आई कि गुजरात में भी कुछ जगह पे इस तरीके की एक्टिविटी देखी गई। गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने भी ट्वीट किया। हमारे साथ जो है संदीप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं डिफेंस मामलों के। संदीप जी, क्या हम ये मानेंगे कि ये सीज फायर वायलेशन है? बिल्कुल, इसमें ये तो विजिबल प्रूफ है उस सीज फायर वायलेशन का कि बिल्कुल 4 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मीडिएट किया है। दोनों साइड्स ने एग्री भी किया है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वो स्टेटमेंट भी जारी किया है। उसके बाद 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। और जैसे एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि लेपर्ड्स नेवर चेंज देयर स्पॉट्स, और ये इस बात से पाकिस्तान आर्मी ने ये साबित कर दिया कि वो बाज नहीं आएंगे अपने हरकतों से। ये कहाँ से आपको सूचना मिल रही है कि इस तरीके की जो हरकतें की गई हैं? ये पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि गुजरात में भी ऐसे इंट्रूजन्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल वही प्लेबुक है जो पिछले 2 दिनों से वो करते आ रहे हैं। ये पूरी जो वेस्टर्न सेक्टर है, नॉर्थ और वेस्टर्न सेक्टर में इन्होंने इस तरह के ड्रोन इंट्रूजन्स कराए हैं। और एलओसी पर भी सीज फायर वायलेशन, शेलिंग और गोलीबारी की खबर आई क्या? कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, बहुत सीरियस नहीं है। मेन जो उनका ये इस बार जो उन्होंने किया है, इट इज यूजिंग ड्रोन्स। और श्रीनगर से क्या सूचना है? श्रीनगर में क्या क्या एक्टिविटी हुई? श्रीनगर में ज्यादातर ये ड्रोन अटैक्स हुए हैं, ड्रोन इंट्रूजन्स हुए हैं, और इन ड्रोन्स को देके हमारी जो है एयर डिफेंस आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, उन्होंने फायर करना शुरू किया है और सायरनें चल रही हैं। और आप देख सकते हैं एक तरह से एक डर का माहौल वो क्रिएट करना चाहते हैं। और ब्लैकआउट की सूचना अभी कहाँ से आई है अभी तक? ब्लैकआउट का मुझे ठीक से पता नहीं है कहाँ हुआ, बट हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जहाँ भी ये ड्रोन्स ने इंट्रूड किया है, सायरनें चली है, वहाँ पे मोस्ट लाइकली ये ब्लैकआउट्स होंगे, क्योंकि अब वो एक तरह से एक ड्रिल बन चुका है वहाँ। संदीप जी, जैसे 4-5 बजे के करीब, ये 6 बजे के लगभग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारी तरफ से कह दिया गया कि हम सीज फायर मान रहे हैं, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से, पाकिस्तान के तमाम जो मंत्री हैं उनके या प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया लिखा और कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं। तो क्या इंडियन फोर्सेस इस बात के लिए तैयार थी कि ये इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये इस तरीके की हरकत दोबारा करेंगे? हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही एक विचित्र स्थिति है पाकिस्तान में कि वहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, वो बिल्कुल उनके पास कोई पावर नहीं है। सारा पावर जो है इस्लामाबाद में नहीं है, वो रावलपिंडी में है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी पूरा खेल करती है। जैसे कि कारगिल में ठीक यही बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गए लाहौर बस यात्रा के लिए नवाज शरीफ को मिलने। उन्हें लगता था कि नवाज शरीफ ही देश चलाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जनरल परवेज मुशर्रफ, मिलिट्री चीफ जो थे, उन्होंने ऑलरेडी कारगिल के पे कब्जा करने के लिए अपने फौज भेज चुके थे। और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है 2025 में ये सीज फायर वायलेशंस को लेके। ये हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर इस सीज फायर से खुश नहीं थे और वो इसीलिए अपनी हरकतें जारी रखे हैं जो 2 दिन से वो करते आ रहे हैं। तो मतलब ये माना जाए कि पाकिस्तान की सरकार का पाकिस्तान की सेना पे बस नहीं चल रहा है, या फिर सरकार दिखा रही है कि हाँ हम सीज फायर है, लेकिन दोनों एक तरीके से साथ में मिलकर के इस तरीके के काम? मुझे लगता है कि सरकार और आर्मी में 2 राहें हैं, 2 पॉलिसीज अपना रहे हैं। जो ये पॉलिटिकल फेस जो चाहती है वो कुछ और है, और जो मिलिट्री कह रही है और कर रही है वो कुछ और है।
अच्छा, इन ड्रोन्स को हमने ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर लिया जैसे पहले किया था, या फिर कहीं गिरने की या कहीं उस तरीके से? इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आए, तो एक्चुअली मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन संदीप, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्पेस में वायलेशन किया, कल हमने उनको रिटेलिएट किया था, और कल जो रिटेलिएशन था उसकी बहुत सारे वीडियोस तो नहीं आए, लेकिन जानकारी आई। आप लोगों तक क्या जानकारी है कि क्या रिटेलिएशन था हमारा, कितना हमने उनको हिट किया? हमने कई सारे पाकिस्तानी एयरबेसिस पे हमला किया है। हमारे फाइटर जेट्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स जिसको कहते हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किया है हमने। और ये स्टैंड ऑफ वेपन्स ऐसे वेपन्स हैं जो जिसको लॉन्च करने के लिए हमें पाकिस्तानी एयर स्पेस में क्रॉस नहीं करना पड़ता है। हमारे इस एयर स्पेस में रह के हम वो वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स है, वो एक तरह से मिसाइल्स की तरह वो ट्रैवल करती है। बॉम्ब्स है लेकिन जिसमें गाइडेंस किट्स है, जिसके तहत वो जाके पाकिस्तान के एयरफील्ड्स पे अटैक करती है। कई सारे एयरफील्ड्स उन्होंने ध्वस्त किए, इनऑपरेटिव कर दिए। उनके रनवेज भी उड़ाए, रनवेज उड़ाए, खास करके सरगोदा एयरबेस जो है कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाकिस्तानी एयरफील्ड है। जो सरगोदा, जो जैसे सब लोग जानते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी वेपन्स स्टोरेज साइट है, न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स आके लोड होते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो वो उस स्ट्रेटेजिक एयरबेस पे भी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है। ये वही एयरबेस है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 65 की वॉर में राजस्थान में अटैक करने के लिए किया था? ये हमेशा यूज़ किया जाता है हर कॉन्फ्लिक्ट में, 65 में भी और 1971 वॉर में भी। और ख़ासकर उनके न्यूक्लियर वेपन्स होने के बाद 1980s, लेट 80s और 90s में के बाद सरगोदा के पास एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कुछ ही एयरबेस से बहुत ही नज़दीक एक हिल कॉम्प्लेक्स है। उस हिल कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे बंकर्स बनाए जहाँ पे वो अपने न्यूक्लियर हथियार जो है छुपा के रखते हैं। और इसका एयरफील्ड के पास होना ये सिग्निफिकेंट है कि मतलब आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप ये न्यूक्लियर वेपन्स एयरक्राफ्ट पे लोड कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि अब आपने बताया कि ये क्लियर कट सीज फायर का वायलेशन है, तो क्या अब इंडिया को ये अधिकार मिल गया है कि इसका जवाब दे? वो सीज फायर दोनों देशों पे होता है, दोनों के साथ एक साथ दोनों देश मानते हैं तभी वो बात मानी जाती है। क्या भारत को भी अधिकार हो गया है कि इसका जवाबी हमला करे और इसका जवाब दे, जैसे कल रात हमने दिया था? बिल्कुल। और इस पे क्योंकि कल रात का जो सीज फायर है वो पहले ड्रोन्स भेजे थे उन्होंने ये पूरे इंटरनेशनल बाउंड्री पे, उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स यूज़ करके और बैलिस्टिक मिसाइल्स से अटैक किया हम पर, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने उनके एयर बेसिस को अटैक किया, एयरफील्ड्स को नॉकआउट कर दिया। तो ये एक तरह से इट डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ दिस अटैक। क्या ये फेज 1 है उस एयर अटैक्स के? इसके पीछे क्या पाकिस्तान एयरफोर्स फिर से एक अटैक करेगी? अगर वो अटैक करती है तो फिर हमें कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगा बहुत ही जल्द। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है, ऐसा संदीप जी बता रहे हैं, और इसका जवाब देने का अधिकार भारत को पूरी तरीके से है। जिस तरीके से अपनी अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना हर देश का काम होता है, हिंदुस्तान भी उसी काम को करेगा। अभी जो रात का अपडेट है वो पाकिस्तान से सटे तमाम जो इलाके हैं उनमें ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं। एहतियात के तहत पे ब्लैकआउट किया गया है, शहरों में लाइट काटी गई है, तमाम सुरक्षा के मेजर्स उठाए जा रहे हैं। गुजरात में जो कच्छ का इलाका है वहाँ से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर जो इलाका है, इवन श्रीगंगानगर, उसके बाद पठानकोट, सिरसा, फिरोजपुर